बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करना है, जिसमें हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और उसमें चार्ज की मोशन को डिस्कस करना है। हम लोगों ने डिफरेंट केसेस स्टडी किए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो शेप है वो पैरेलल टू ईच अदर हैं और इक्वली डिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली डिस्टेंट हो तो दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो ये बात हमने यहाँ पर ड्रा की, क्योंकि बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमने यहाँ पर सपोज किया कि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है उसकी वैल्यू 20 वोल्ट है और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो जस्ट 2 सेंटीमीटर की है। अब क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो किसी चार्ज के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है Fe = QE। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऑलरेडी कांस्टेंट कह दिया और जो चार्ज है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन कांस्टेंट है, तो इस पर लगने वाली जो फोर्स होगी वो भी कांस्टेंट। जब किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स ऐड करती है तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सडन हाइट से ड्रॉप होता है तो अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। जब हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर फोर्स कांस्टेंट है तो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्लेस करता हूँ तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव प्लेट चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं तो ड्यू टू रिपल्शन ऑफ नेगेटिव प्लेट ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स को जो प्रोजेक्ट किया है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा है, तो यहाँ पर जो इनका पाथ बनेगा वो हमारे पास स्ट्रेट बनेगा। अगर हम इस चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल क्योंकि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। नीचे से इसे रिपल्शन मिल रही है, ऊपर से अट्रैक्शन मिल रही है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ऊपर से रिपल्शन मिल रही है, नीचे से अट्रैक्शन मिल रही है, तो यहाँ पर भी इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इसके लिए हम जो है यहाँ पर फोर्स, एक्सेलरेशन और स्पीड वगैरह कैलकुलेट करते हैं जी। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो मैस है 9.1 10⁻³ kg होता है और इसके ऊपर चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम होता है। ये तो हमारे पास दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, लेकिन हमने अपनी सिचुएशन में जो वोल्टेज अप्लाई की हुई है वो 20 वोल्ट है, जबकि दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहाँ से हम लोगों ने पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम की जो कि हमारे पास 1000 वोल्ट पर मीटर के इक्वल आई है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F ma के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम लोग एक्सेलरेशन मालूम करें तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 1.76 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ कैलकुलेशन तो ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता हमसे ये MCQs पूछा जा सकता है कि एट द given these two conditions, if the separation between the plates is 2 centimeter and the voltage applied is 20 volt, then the acceleration produced in electron will be, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 1.76 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का चेक करें तो हमारे पास वो 1000 वोल्ट पर मीटर आती है। अब हम इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं।
टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास इक्वल है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस va², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमने जब चार पार्टिकल को प्लेस किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आती है 2.64 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हैं, यही एमसीक्यूज़ के लिए पूछी जा सकती हैं। एनईटी के पेपर में ये एमसीक्यूज़ आ चुका है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ चार पार्टिकल इज, तो चार पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो हमारे पास बनता है a इज इक्वल टू QE/m। चार पार्टिकल की एक्सेलरेशन चार पार्टिकल पे भी डिपेंड करती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है और मास ऑफ चार पार्टिकल के ऊपर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास अगर यहीं से हम लोग बात कर लें फॉर अ न्यूट्रल पार्टिकल, फॉर अ न्यूट्रल पार्टिकल, अब हम लोग जानते हैं कि एक न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी, उस पर एक्ट करने वाली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी हमारे पास ज़ीरो होगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट करता होता है चार पार्टिकल के ऊपर, न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी पाथ ऑफ चार पार्टिकल। अब इसमें हम लोग जो है तीन कंडीशंस हैं जिनके तहत हम किसी चार पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ सकते हैं। पहला है कि अगर हम किसी पॉजिटिव चार पार्टिकल को इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भेजें तो उसका जो पाथ होगा वो हमारे पास स्ट्रेट होगा। इसी तरह अगर हम किसी नेगेटिव चार पार्टिकल को अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड भेजें तब भी इसका पाथ स्ट्रेट होगा। इसका पाथ हमारे पास जो है वो स्ट्रेट है, दूसरे चार्ज का पाथ भी हमारे पास स्ट्रेट है, लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से भेजें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके पाथ के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, इफ चार्ज पार्टिकल इंटर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हम देख सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिपल्शन मिलेगी, इधर से अट्रैक्शन मिलेगी, तो ये चार पार्टिकल अपना स्ट्रेट पाथ जो है वो बेंड कर लेगा टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इसी तरह अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज को देखें तो नेगेटिव चार्ज को इस प्लेट से रिपल्शन मिलेगी और इस प्लेट से अट्रैक्शन मिलेगी, तो ये भी अपना पाथ बजाय स्ट्रेट मेंटेन रखने के बेंड कर देगा टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो हम लोग ये जो हमारे पास कर्व्ड पाथ बन रहा है ये हमारे पास जो है पैराबोलिक पाथ कहलाता है। जिस तरह हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक पाथ को डिस्कस किया था, बिल्कुल इसी तरह इस चार पार्टिकल का पाथ भी पैराबोलिक बनेगा। शर्त ये है कि अगर वो 90 डिग्री के एंगल पर एंटर होता है। तो जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में पढ़ा था कि अगर मेरे हाथ में बॉल है और मैं सर्टेन हाइट से स्ट्रेट जो है उसको फेंकता हूँ तो वो बॉल इनिशियली तौर पे तो स्ट्रेट जा रही होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बेंड कर लेगी। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स तो नहीं है, यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को देखेंगे जो अगर ये एक्ट कर रही है एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो जितने पैरामीटर्स हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए स्टडी किए थे वो सारे के सारे पैरामीटर्स इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो कुछ हम लोगों ने वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल से स्टडी किया हुआ है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन, ये चार पार्टिकल फॉरवर्ड भी मूव करेगा ड्यू टू इनर्शिया और डाउनवर्ड अपना रास्ता बेंड करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्योंकि ये फॉरवर्ड भी मूव करेगा और डाउनवर्ड भी मूव करेगा, इसकी जो फॉरवर्ड मोशन होगी वो हॉरिजॉन्टल मोशन होगी और जो इसकी डाउनवर्ड मोशन होगी हमारे पास वो वर्टिकल मोशन होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन में। हमने चार पार्टिकल को एक बार इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो जब इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। अगर हम लोग इस चार पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम रेंज कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये चार पार्टिकल मैंने यहाँ से फेंका और ये चार पार्टिकल यहाँ आके गिरता है, तो इसका ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास जो है ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जबकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कहलाएगा वर्टिकल डिस्टेंस। और हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। तो इसके रेंज का फार्मूला बनेगा x = VIX × t, क्योंकि
अलॉन्ग हॉरिजेंटल डायरेक्शन कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो अलॉन्ग हॉरिजेंटल डायरेक्शन एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है जिस वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ उसी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता रहेगा और वही उसकी जो है वो फाइनल वेलोसिटी बनेगी। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा VIX = VFX। तो अगर हम बात करें वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकल मोशन में तो हम जानते हैं कि अपना रास्ता जो बेंड कर रहा है, अंडरस्टूड बात है, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है जिसकी वजह से इसका रास्ता बेंड हो रहा है। तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स QE की इक्वल है। यहाँ से एक्सप्रेशन निकालें तो वो हमारे पास आती है QE/m। इसी तरह अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज का फार्मूला बनता है 1/2 AYT²। तो अगर हम लोग यहाँ पर AY की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है 1/2 QE/m। लेकिन इस केस में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल नहीं होंगे। अगर हम इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रही हैं, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, हम देख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। पॉइंट अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी जगह पर देखें तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हमें नॉन जीरो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आपस में इक्वल नहीं होंगे इस केस में। तो बाकी तमाम तरह पैरामीटर जो हमने प्रोजेक्टाइल के लिए स्टडी किए थे इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट इसमें यह है कि शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें फैराडे ने दिया था और ये शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कंडक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर्स। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट होता है कूलम्स लॉ से जो हमने रिसेंटली पढ़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से जो हमने रिसेंटली पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स भी पढ़ा था और इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये था, अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम मौजूद है, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। अगर हम इन्हीं दोनों चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम लेकर आते हैं तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पढ़ा था कि अगर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान वैक्यूम मौजूद है तो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम दोनों के दरमियान मीडियम रखते हैं तो फोर्स का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। वहाँ पर हम लोगों ने जो कंडक्टर प्लेस किया था, जो मटेरियल प्लेस किया था वो इंसुलेटर था और उस इंसुलेटर को हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक कहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इसमें हम लोग इंसुलेटर को प्लेस नहीं करते बल्कि हम कंडक्टर को प्लेस करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ पर हम इंसुलेटर प्लेस कर दें तो इंसुलेटर के प्लेस करने की वजह से यह एक कॉन्सेप्ट होता है, हम आगे चल के इसको स्टडी करेंगे पोलराइजेशन का। इंसुलेटर के पोलराइजेशन तो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाएगा, कूलम्स फोर्स का इफेक्ट भी कम हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर फील्ड फ्री रीजन नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते जबकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ शील्डिंग से मुराद ये है कि कंडक्टर के इनसाइड जो है फील्ड फ्री रीजन क्रिएट होता है। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने चार्ज के टॉपिक में पढ़ा था जिसको हमने इंडक्शन का नाम दिया था। हमने कहा था कि अगर कोई चार बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के सामने आती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है। न्यूट्रल बॉडी का जो हमारे पास चार बॉडी वाली जो साइड होती है उसके सामने अपोजिट चार्ज आ जाता है, उसकी दूसरी साइड पर जो है वो सिमिलर चार्ज आ जाता है जिसको हमने इंडक्शन का नाम दिया था। तो पहली बात तो ये है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कंडक्टर की सूरत में होगा, इंसुलेटर के लिए ऐसा नहीं होगा। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा लेकिन फील्ड फ्री रीजन नहीं मिलेगा। सपोज कर लें हमारे पास यहाँ पर जो है एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ पर हमारे पास जो है एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इन दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान
हमने एक मेटेलिक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। मेटेलिक कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी ये है, इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स वो इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और इसमें मौजूद जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेट एंड ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दिस प्लेट वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि एक तो हमारे पास ये एक्सटर्नल दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं जो कि हमने इसके ऊपर अप्लाई की हैं। अब इसके अंदर ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन गई और ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बन गई। अब हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पर जो इंटरनली तौर पे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा उसकी डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट, जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास है लेफ्ट टू राइट। बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर नेट इफेक्ट कैलकुलेट करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर हमारे पास 0 आएगा, और हम कह सकते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर के इनसाइड जो हमारे पास रीजन होगा ये हमारे पास रीजन होगा जी फील्ड फ्री रीजन, और इस फील्ड फ्री रीजन को कहा जाता है फैराडेज केज। अब हमारे पास जो है ये फील्ड फ्री रीजन है। अब यहाँ पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी और ऑब्जेक्ट जो है वो किसी किस्म की फोर्स को फील नहीं करेगा। अब इस टॉपिक का सेकंड पार्ट ये है कि जो हमारे पास मेटल होता है, मेटल के अंदर जो चार्ज है क्या वो बल्क में वॉल्यूम में जो है रिजाइड होता है या जो है ये सरफेस पर स्टे करता होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन सेम चार्जेस ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर सरफेस के ऊपर रिजाइड हो जाएंगे। रिपल्शन की वजह से सारे के सारे चार्जेस सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये सरफेस के ऊपर इकट्ठे होंगे इस कंडीशन को कहा जाता होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हम लोग जानते हैं कि ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। क्योंकि ये सारे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम किसी भी जगह पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो रेडियली इनवर्ड होगी। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो हमारे पास इनवर्ड होगी। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं है तो फिर हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो किसी सर्टेन एंगल थीटा पर है, तो अगर सर्टेन एंगल थीटा पर है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है और दूसरा कंपोनेंट पैरेलल आ रहा है। जो कंपोनेंट हमारे पास पैरेलल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू बिल्ड ए फैराडेज केज। फैराडेज केज बनाने के लिए हम किस टाइप का मटेरियल यूज़ करेंगे। मैंने ये स्टार्ट में बताया, हमें वो मटेरियल चाहिए जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में होते हैं। तो ये दो बातें हमारे लिए जो है इसकी शर्त हैं शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एक तो मटेरियल कंडक्टर होना चाहिए और दूसरा उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी बनता है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ अ कार एक्ट एज फैराडेज केज ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। जब हमारे पास थंडरस्टॉर्म होता है तो कौन सा कार का ऐसा पार्ट है जो कि इनसाइड द बॉडी ऑफ कार फील्ड फ्री रीजन क्रिएट करता है। वो अंडरस्टूड बात है कि जो हमारे पास कार है उसकी बॉडी मेटल की बनी होगी, तो मेटल की जो बनी हुई है तो इस दौरान हमारे पास जो फील्ड फ्री रीजन क्रिएट करेगी वो हमारे पास मेटल बॉडी ऑफ कार है। थर्ड एमसीक्यूज, व्हाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज 0। इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है।
उसकी रीज़न हमारे पास यहाँ पर ये है कि चार्जेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो है हमारे पास चार्ज इनसाइड सरफेस चार्जेस जो है वो कैंसल इनसाइड ई कर देते होते हैं। तो इसका भी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि चार्जेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पर हमारा रह गया है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स तो पैरेलल होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये मेटेलिक कंडक्टर हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे तो अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो जाएंगी ड्यू टू अट्रैक्शन। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर इस रीजन को देखा जाए तो इस रीजन में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसलिए वह अपनी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करने के लिए यहाँ पर बेंड होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड होगी वो सरफेस के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम इस रीजन में देखें तो वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव पर जाकर ख़त्म होगी, और यहाँ पर भी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी वो एंगल जो है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगी। यहाँ सिंपल से MCQ से तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। पहली बात तो ये है कि कंडक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एप्लीकेबल है। जहाँ पर भी मेटेलिक कंडक्टर मौजूद होगा उसके इनसाइड फील्ड फ्री रीजन क्रिएट हो जाएगा, और फील्ड फ्री रीजन जो क्रिएट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कैंसलेशन से होता है। अच्छा जी, एक हमारा जो पॉइंट है इस चैप्टर का जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम दिया था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम जो है इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। चैप्टर सेम है लेकिन इसका सेकंड पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक भी कह सकते हैं, जिसमें हम स्टडी करते होते हैं चार्जेस इन मोशन। इससे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर था उसमें हम लोगों ने चार्जेस को स्टडी किया था एट रेस्ट। अब हम स्टडी करेंगे चार्जेस को इन मोशन। तो अब हम ये बात पहले डिस्कस की हुई है कि अगर एक चार्ज रेस्ट पर है तो उसके गिर्द सिर्फ एक ही फील्ड होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और चार्जेस इन मोशन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास पहला फार्मूला है I इज इक्वल टू Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। फिजिक्स में जब भी हम किसी क्वांटिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो उसके साथ हमेशा एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। अब हम लोग ये जानते हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, Q इज इक्वल टू NE के इक्वल होता है। तो जब हम यहाँ पर Q इज इक्वल टू NE पुट करेंगे तो Q की जगह पर NE आ जाएगा। ये सेकंड फार्मूला बनता है। करंट का यूनिट एम्पेयर है जो कि कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। There are two types of current, one is conventional current and other is electronic current। Conventional current, सबसे पहले हम लोग जो है बैटरी के दो टर्मिनल्स को समझ लेते हैं। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं एट हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम कहते हैं एट लो पोटेंशियल। इसका मतलब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एट हाई पोटेंशियल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है एट लो पोटेंशियल है। यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल और ये हमारे पास जो है पॉजिटिव टर्मिनल है। कन्वेंशनल करंट में हम सपोज करते होते हैं कि चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या हम इसे कह सकते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सपोज करें ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने इस तरह से जोड़ा कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ जोड़ दिया और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ जोड़ा। कंडक्टर के जिस एंड को मैंने पॉजिटिव के साथ जोड़ा उस एंड के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, और जिस एंड को मैंने नेगेटिव के साथ जोड़ा उस एंड पर आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा उसकी डायरेक्शन भी होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम कह सकते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्जेस का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी साइड पर है, तो हम कह सकते हैं कि इन कन्वेंशनल करंट चार्जेस फ्लो अलोंग ई। दूसरा हमारे पास करंट है जी इलेक्ट्रॉनिक करंट।
इलेक्ट्रॉनिक करंट कंसीडर किया जाता होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हमारे पास फ्लो करता होता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, या फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब जब मैं इस बैटरी कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ूंगा तो इस एंड पर हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, और इस एंड पर जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि यहां पर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब इधर ये मूव कर रहे हैं अपोजिट टू ई, या हम कह सकते हैं अलोंग माइनस ई। हम लोग बुक्स के अंदर दो किस्म के करंट स्टडी करते हैं, एक कन्वेंशनल करंट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। जब स्टार्ट में हमें इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला था तो लोगों ने सबसे पहले जो करंट के बारे में पढ़ा था वो हमारे पास कन्वेंशनल करंट था, और पहले दौर के लोग ये समझते थे कि करंट जो है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है। लेकिन बाद की स्टडी से पता चला कि एक्चुअल में जो करंट फ्लो करता होता है वो करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता होता है, और ऐसे करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और एक्चुअल में होता भी इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वायर्स में। लेकिन अभी भी हम स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बुक्स में कन्वेंशनल करंट कंसीडर करते होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। अब यहाँ हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, कुछ लिक्विड्स भी कंडक्टर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं ना कंडक्टर की तो हमारे माइंड में फौरन से आता होता है कि यहाँ से मुराद मेटेलिक कंडक्टर है। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो एक्ट करते होते हैं एज अ कंडक्टर, और डिफरेंट मटेरियल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं जो फ्लो करंट के फ्लो की वजह बनते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स में हमारे पास डिफरेंट है। इनमें अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्ट करते होते हैं एज अ चार्ज कैरियर। ये आगे चल के हम थोड़ा सा बैटरी का फंक्शन स्टडी करेंगे तो हम समझ आ जाएगी कि चार्ज कैरियर्स का यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तो इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। यहाँ पर एक बात याद रख लें, जब भी सेमीकंडक्टर की बात है तो एक सिलिकॉन और जर्मेनियम, हम ये दो एलिमेंट्स लेते होते हैं, और सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। लास्ट हमारे पास गैसेस है, इसमें होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। प्रैक्टिस एमसीक्यूज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट से, जिसमें पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज है 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू अ वायर पर सेकेंड। एक सेकंड में 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यहाँ 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स से मुराद ये है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद गिवन है, मतलब ये हमें n की वैल्यू गिवन है, और टाइम हमें एक सेकंड गिवन है। द करंट डिवेल्प इज, इसके अंदर कितना करंट डिवेल्प होगा। अब हम लोग जानते हैं हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू NE/T। अब 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 10⁶। एक चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
दैट इज आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -19 में से जब हम लोग ये माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -13 एम्पियर। दूसरा हमारे पास जो MCQs है, स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फॉर कॉन्सेप्ट। सपोज करें ये मेरे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए इस कंडक्टर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हम लोगों ने यहां पर मालूम करनी है। तो हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू Q ओवर T। दिस इंप्लाइज टू I इज इक्वल टू NE ओवर T। दिस इंप्लाइज टू N इज इक्वल टू IT ओवर E। N हमने मालूम करना है। करंट हमारे पास 1 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है और चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। और 1.6 को जब हम लोग 1 के साथ डिवाइड करेंगे
और 10⁻⁻19 ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकेंड में इस कंडक्टर में से अगर 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो फिर इस कंडक्टर में से फ्लो करने वाला जो हमारे पास करंट है वो 1 एम्पियर होगा। जहाँ मैं आपको बताता चलूँ, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टडी किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये क्योंकि कॉन्सेप्ट तो इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता है, वहाँ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ फ्लो का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलते जुलते हैं। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल होता है, या 1 जॉल जो है वो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से गुजरने चाहिए। Next MCQs, the quantity of charge that will be transferred by a current flow of 20 ampere over 1 hour and 30 minutes period is। सिंपल सा हमारे पास MCQs है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें करंट तो गिवन है, चार्ज हम लोगों ने मालूम करना है। इसमें जो टाइम गिवन है वो गिवन है 1 hour and 30 minutes। अगर हम 1 hour and 30 minutes के मिनट्स बनाएं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स ऊपर से ऐड कर लें तो टोटल हमारे पास टाइम बनता है 90 मिनट्स का। और इस 90 मिनट्स को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा IT। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम टाइम क्या है कि टाइम हमें सेकंड्स में नहीं गिवन था। Q इज इक्वल टू I है हमारे पास 20 और टाइम आ जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 60। और ये 90 किस तरह से बना, हम लोग जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट और 30 मिनट ऊपर से ऐड करें तो 90 मिनट्स बनते हैं, 1.5 घंटे में 90 मिनट्स बनते हैं। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक वायर का पीस है जिसमें से 6.4 एम्पियर करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, और हम लोगों ने मालूम करना है N/T। इसको हमने कैलकुलेट करना है। सिंपल सा है, मैं यहाँ पर आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर एक फार्मूला डिस्कस किया, I इज इक्वल टू NE/T। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला I इज इक्वल टू NE/T। यहाँ से अगर हम लोग N/T मालूम करना है, N/T यहाँ से इक्वल आ रहा है I/E। इसका मतलब अगर हम लोग I/E निकाल लें तो वही I/E N/T के इक्वल होगा। तो अब I की वैल्यू तो मुझे पता है कि 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 एम्पियर है, और E की वैल्यू भी कांस्टेंट है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों वैल्यूज़ को अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है I हमारे पास है जी 6.4, जबकि E है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19। ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, और 1.6 ये 6.4 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19 इसका जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब हमारे पास वैल्यूज डिवाइड हो रही हो ना, उसको हम लोग स्लोप भी कहते हैं। हम दोबारा करंट के फार्मूले को थोड़ा स्लोप के इसमें टर्म में समझ लेते हैं। हमने पढ़ा करंट का फार्मूला है I इज इक्वल टू Q/T, और इस I इज इक्वल टू Q/T को हम लोग पढ़ सकते हैं स्लोप ऑफ QT कर्व। तो अब यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रा किया, QT ग्राफ, और इसमें मुझे ये इंक्लाइंड लाइन गिवन है। और अब लोग ये भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का जो स्लोप होता है वो स्लोप सिंपल tan थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर हम लोग QT ग्राफ का tan थीटा मालूम कर लें तो वो tan थीटा हमें करंट की वैल्यू बता रहा होगा। यहाँ पर हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है कि tan 30 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री जो है ये इक्वल होता है 1/3 अंडर रूट के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1/3 अंडर रूट एम्पियर। सिंपल सी बात है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, इस पे भी एक पॉइंट समझने वाला है। हम लोगों ने स्लोप कैलकुलेट करने के लिए जो tan थीटा की रेशो बनाई है कि स्लोप ऑफ Q/T जो है वो स्लोप ऑफ QT ग्राफ है जो कि tan थीटा की इक्वल होता है। जहां हमने थीटा जो पुट करना है वो थीटा हमने वो पुट करना है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो।
तो आप इस ग्राफ में सिंपल जो हमारे पास एंगल था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ था 30 डिग्री, तो हमने पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर हम लोग इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में हमें स्लोप की 2 लाइंस गिवन है। इस बात को यहाँ पर स्टॉप करके मैं एक और बात आपको समझा देता हूँ, रिपीट करवाता हूँ। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये बताया हुआ है, एक हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप 0 होता है और एक वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होता है। लाइन जैसे जैसे हॉरिजेंटल से वर्टिकल होती जाएगी वैसे वैसे उसका स्लोप बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ए लाइन का स्लोप कम है और बी लाइन का स्लोप हमारे पास ज़्यादा है, और हमने इन दोनों का स्लोप की रेशो कैलकुलेट करनी है। मतलब ये कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप भी करंट बताएगी, इसकी स्लोप भी करंट बताएगी, तो आई ए ओवर आई बी हमने मालूम करना है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमें एक एंगल एक्स एक्सिस के साथ गिवन है और दूसरा एंगल हमें वाई एक्सिस के साथ गिवन है, और tan थीटा जब हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट स्लोप तो हम लोग यहां पर जो एंगल पुट करते होते हैं वो विद एक्स एक्सिस पुट करते होते हैं। तो हम लोग यहां से वो एंगल मालूम कर लेते हैं। इसका तो मसला नहीं है, एंगल 30 डिग्री है, इसका एंगल हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री है। एक बात हम लोग जानते हैं कि बिटवीन एक्स एक्सिस एंड बिटवीन वाई एक्सिस जो टोटल एंगल होता है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है। अब यहां से लेकर यहां तक एंगल जो है 90 डिग्री है, जबकि ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो बाकी मुझे जो है ये एंगल चाहिए कि ये एंगल मेरे पास कितना होगा। तो सिंपल सा है, यहां हम 90 डिग्री में से जब ये 30 डिग्री माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 60 डिग्री का एंगल। इसका मतलब जो बी वाली हमारे पास लाइन है उसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है। यही वैल्यूज हम लोग यहां पर पुट कर देंगे। आई ए जो है ये इक्वल आ जाएगा tan 30 डिग्री के, जबकि आई बी जो है ये इक्वल आ जाएगा tan 60 डिग्री के। अब tan 30 डिग्री है 1/3 अंडर रूट, जबकि tan 60 डिग्री हमारे पास जो है वो 3 अंडर रूट है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉन्सेप्ट। देखिए यहां हम लोग ना मेटेलिक कंडक्टर का बिहेवियर स्टडी करेंगे कि जब हमने कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ नहीं जोड़ा हुआ तो कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या बिहेवियर होगा, और अगर हम उसको बैटरी के साथ जोड़ दें तो फिर उसका क्या बिहेवियर होगा। देखिए किसी भी कंडक्टर में जब तक हम उस कंडक्टर के साथ बैटरी ना जोड़ें उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। बैटरी कंडक्टर को फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं देती होती, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्टर मौजूद होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं जस्ट लाइक अ गैस मॉलिक्यूल्स। जिस तरह गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते होते हैं बिल्कुल इसी तरह किसी कंडक्टर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली मूव करते होते हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिस तरह से हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर पहला पॉइंट यही मेंशन किया कि अगर कंडक्टर को हमने किसी बैटरी के साथ नहीं जोड़ा हुआ तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रही है। क्योंकि हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, कोई बैटरी अप्लाई नहीं की, तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ इस कंडक्टर में किसी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली, बिल्कुल गैस मॉलिक्यूल्स की तरह जहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि इसकी जो स्पीड है वो सेवरल किलोमीटर पर सेकंड होगी। देखिए हम इसको मोशन तो कह सकते हैं कि चार्जेस मोशन में हैं, लेकिन हम इसको फ्लो नहीं कहते। फ्लो हम इसे उस टाइम कहेंगे जब ये यूनी डायरेक्शनल होंगे, क्योंकि ये हमारे पास यूनी डायरेक्शनल नहीं है तो ये मोशन में है लेकिन फ्लो में नहीं है। अब हम इसी कंडक्टर का बिहेवियर स्टडी करते हैं जब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ देंगे। देखिए मैंने एक कंडक्टर है उसको बैटरी के साथ इस तरह से जोड़ा कि लेफ्ट साइड पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया और जो हमारे पास राइट साइड है वहां पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया। इसका मतलब इस एंड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और इस एंड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिलेगी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल और अट्रैक्शन मिलेगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल।
अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में जहां जहां पर मौजूद होंगे ये अपनी डायरेक्शन जो है चेंज करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसका मतलब हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि बैटरी ने इन सारे चार्जेस को यूनिडायरेक्शनल कर दिया। अब ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ई, क्योंकि इस तरफ तो ई की डायरेक्शन है, जबकि इस तरफ जो डायरेक्शन बनेगी वो माइनस ई की डायरेक्शन बनेगी, या हम कह सकते हैं दे आर मूविंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला हमें बैटरी का ये काम समझ आया कि बैटरी जो है वो चार्जेस को यूनिडायरेक्शनल कर देती होती है। दूसरी बात इसमें यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ ई। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ देते होते हैं उस टाइम जो कंडक्टर्स की वेलोसिटी होती है उसे कहा जाता होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिफोर अप्लाइंग बैटरी, बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं कहेंगे। जब हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी अप्लाई करते हैं तो उस टाइम जो उनकी वेलोसिटी होती है उसे फ्री वेलोसिटी कहते हैं और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। पहले इनकी स्पीड सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब हम लोग बैटरी अप्लाई करते हैं तो इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से है कि पहले चार्जेस रैंडमली मूव कर रहे थे, वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, लेकिन अब वो यूनिडायरेक्शनल हो गए हैं, इसलिए उनकी स्पीड यहाँ पर जो है वो कम हो जाएगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें न्यूमेरिकल हमारी बुक में नहीं है, यहाँ पर वैल्यू गिवन है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, या 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकंड होगी, या हम इसे 1 मिलीमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। कुछ बातें हम मजीद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हवाले से डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर इसकी डेफिनेशन का पॉइंट है एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाई electrons when potential difference is applied across the conductor is called drift velocity। देखें यहाँ पर potential difference अप्लाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग जो है बैटरी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग बैटरी अप्लाई करते हैं तो चार्जेस के पास जो उस टाइम वेलोसिटी होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ओनली फॉर कंडक्टर्स, यस, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब बैटरी अप्लाई करेंगे उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी। ऐसे मटेरियल जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उनके पास कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रेजेंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ उस टाइम होगी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ ई के अपोजिट होती है। ये बात मैंने यहाँ पे क्लियर की कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, जबकि चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लास्ट में हमने ये फार्मूलाज लिखे, VD इज इक्वल टू I/NEA। ए से मुराद जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, VD इज इक्वल टू VNEA। ये इसके ऊपर हमारे पास जो ओल्ड बुक्स थी उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन था इस फार्मूले के ऊपर। वो शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ वर्बली, वो MCQ में पूछा जा सकता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम पोटेंशियल जो इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर अप्लाई किए है वो पोटेंशियल इंक्रीज कर दें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लोग उस वायर का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें? तो पहली बात तो ये है कि यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्ट है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम लोगों ने अभी रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया। जब हम रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो दूसरी बात भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। रेजिस्टेंस का आप इतना समझ लें फिलहाल कि रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट होता है। अगर किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब अगर हम लोग टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। अगेन हम लोग कंडक्टर के ऊपर ज़रा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करके देखते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ पाइप एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट।
इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फ्लूइड की स्पीड का रिलेशन आपस में इनवर्स बनता है। इसी बात को सामने रखते हुए यहाँ पर मेरे पास एक वायर है जो कि नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर है, जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास कम है और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा। तो जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड कम होगी। लेकिन करंट में जो फ्लो की स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास करंट है चार्जेस की फ्लो की स्पीड पे जो इफेक्ट पड़ सकता है, करंट कांस्टेंट रहेगा। करंट तो हमारे पास है फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए हैं तो इधर से भी 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। यहां से 6.25 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो यहां से भी 6.25 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर रहेंगे। तादाद दोनों एंड पर सेम है, इसका मतलब तादाद सेम है तो दोनों एंड पे करंट भी हमारे पास सेम होगा। फ्लो की स्पीड पे डिफरेंस हो सकता है, तादाद सेम तो करंट भी सेम, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है करंट के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस यहां पर हम तादाद की बात कर रहे हैं, तो करंट कांस्टेंट रहेगा, चार्जेस की तादाद भी कांस्टेंट रहेगी। ओके, अल्लाह हाफिज।